Morning class 10th, 13th chapter, civics, page 213, point number 4, part 4, supremacy of judiciary. Under the federal form of government, supremacy of judiciary is important. Supremacy, it means फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, सुप्रीमेसी इन रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेगा. जुडिशियरी मतलब जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका इट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. ये कानून बनाता है, कानून का पालन कराता है. और जुडिशियरी का क्या करता है, जो भी कानून के अगेंस्ट जाता है उसको जुडिशियरी पनिश करता है. अब होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई बात नहीं की जाएगी. अब जो जज है वो जो डिसीजन देगा ना वो इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से. भले ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकती हैं, ठीक है. अगर किसी पर्सन ने गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया है और अगर वो पर्सन सही है तो जुडिशियरी क्या करेगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेगी. फिर गवर्नमेंट को जितना भी नुकसान हुआ होगा उस पर्सन का, गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ेगा. गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है कोर्ट वगैरह. तो जो जुडिशियरी डिसीजन लेती है वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो. सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जुडिशियरी. जुडिशियरी जो है वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो. जुडिशियरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इट मीन्स अगर गवर्नमेंट गलत है तो उसे सज़ा सुना सकती है. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी इसके पहले हमने पढ़ा था, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट. लॉज फ्रेम्ड एंड डिसीजन टेकन कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बाई द सुप्रीम कोर्ट. वो लॉज, वो डिसीजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रेरी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, वो जो डिसीजंस रहेंगे वो इनसेंसिबल मतलब विदाउट किसी सेंस के रहेंगे, उसको नल एंड वाइड, ज़ीरो घोषित कर दिया जाएगा, किसी मतलब के नहीं रहेंगे. नेसेसरी प्रोविजन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी. समय समय पर अगर चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं अगर ज़रूरत होगी तो. और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बहुत आसानी से वो चेंज नहीं हो सकता. और जो जुडिशियरी है वो भी सुप्रीम है. सुप्रीम इट मीन्स वो पहली बात तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाएगी. दूसरी बात, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट एक्शन ले रही है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वो एक्शन, उसका डिसीजन फाइनल होगा. टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर के टू हाउसेस हैं, आप इधर देख सकते हैं. लेजिस्लेचर के टू हाउसेस है, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा भी बोला जाता है. सेम एज पर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, Indian legislature has two house. First house is called the parliament, second one is called the council of state, या उसको राज्यसभा भी बोलते हैं. The council of states, राज्यसभा, represents the states. जो राज्यसभा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स को, राज्यों को. In the council of states, representatives from states are indirectly elected. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. अब देखिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ. एमएलए होता है और एमपी होता है. एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमपी को और एमएलए को हम डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल सतना के एमपी है गणेश सिंह, एमएलए हैं सिद्धार्थ कुशवाहा. अब इनको हमने डायरेक्ट चुना. अब ये क्या करते हैं, जैसे सतना के एमएलए हो गए, वैसे जबलपुर के भी एमएलए हो सकते हैं, ठीक है. वैसे इंदौर के भी एमएलए हो सकते हैं, ग्वालियर के भी एमएलए. अब ये सारे एमएलए मिलके सीएम को चूज़ करते हैं, चीफ मिनिस्टर. मतलब जितने भी एमपी के एमएलए हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी एमएलए हैं, सब मिलकर चीफ मिनिस्टर को चूज़ करेंगे. एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद मिलके, जैसे एमपी के सतना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गणेश सिंह है, वैसे ही इंदौर के भी हो सकते हैं, ग्वालियर के भी, जबलपुर के भी. ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है. ऐसा होता है. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, ये इनको हम चुनते हैं. बट काउंसिल ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. जो सीएम है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, क्योंकि हमने तो एमएलए को चुना, हमने जिस एमएलए को चुना उसने फिर क्या, सीएम को चुना, ठीक है. तो समझिए किसी कांग्रेस पार्टी के एमएलए को चुना, तो वो कांग्रेस पार्टी वाला एमएलए क्या करेगा, जो सीएम बनाएगा वो भी किसी कांग्रेस पार्टी वाले को ही बनाएगा. जैसे कमलनाथ जी अभी सीएम थे. ये और ज़्यादा डिटेल में है, वो आगे पढ़ेंगे. डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिवीजन. आउट ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, सम फीचर्स मेक द फेडरेशन स्ट्रॉन्ग.
इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिवीजन ऑफ पावर दैट द यूनियन हैज़ बीन एक्सक्लूसिव पावर ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ध्यान से देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिवीजन ऑफ पावर दैट द यूनियन हैज़ बीन एक्सक्लूसिव पावर ऑन द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। एक्सक्लूसिव मतलब कुछ पावर्स हट के हैं, वो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेयर कर सकता है, कुछ में नहीं कर सकता। इट हैज़ ऑल्सो बीन गिवन इंपॉर्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉज टू बी फ्रेम्ड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। Besides such subjects which do not find place in any of these lists, they are also with the jurisdiction of union government. The powers of the union are known as residual powers. हमने देखा था पिछले पेज में ये जो रेसिडुअल पावर्स हैं, ठीक है। रेसिडुअल पावर्स वो पावर्स होती हैं अगर वो यूनियन लिस्ट में कवर नहीं हुई, स्टेट में कवर नहीं हुई, कॉन्करेंट में कवर नहीं हुई। इट मीन्स वो सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं हुए, वो मुद्दे कौन देखेगा, वो बची हुई पावर्स हैं, तो वो मुद्दे कौन देखेगा, यूनियन गवर्नमेंट। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। अब डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, डिवीजन कैसा किया गया है पावर्स के बीच में वो बताया जा रहा है। और यहाँ पे इस टॉपिक में ये बताया जाएगा कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप अपर लेवल बॉडी है और स्टेट गवर्नमेंट लोअर लेवल बॉडी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे थोड़ा बहुत इंटरफेयर करती है या कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट को। डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हर वो मुद्दा जो पूरे नेशन के इंपॉर्टेंस का है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है। एंड दी स्टेट फॉलोज दिस डायरेक्शन, स्टेट को वो डायरेक्शन मानना पड़ेगा। जैसे नेशनल डिफेंस, पॉलिटिकल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज कम अंडर दिस कैटेगरी। पॉलिटिकल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, अब एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया महाराष्ट्र को, ठीक है, तो मोदी जी जो है वो उद्धव ठाकरे जी को बोलेंगे कि आप ये तैयारी करवा दो। अब तैयारी करवा दो, उद्धव ठाकरे डिनाई नहीं कर सकते, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, करानी पड़ेगी। इंटरेस्ट सम वर्क्स ऑफ यूनियन स्टेट्स, यूनियन सब्जेक्ट्स टू दी स्टेट्स। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इंटरेस्ट सम वर्क टू दी स्टेट गवर्नमेंट। इंटरेस्ट मतलब होता है डेलीगेट करना, सौंपना। तो यूनियन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम दे सकती है करने के लिए। यूनियन कैन गिव डायरेक्टिव्स टू दी स्टेट टू फॉलो एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रीटी मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संधि। जैसे हमने अमेरिका से डिसाइड किया हम आपसे साल भर में 2600 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, ठीक है, तो हमने ये एग्रीमेंट कर लिया। तो यूनियन जो है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि आप महाराष्ट्र के लिए आप 2 प्लेन या 2 लड़ाकू विमान उद्धव ठाकरे को बोला आप खरीदो, किससे, अमेरिका से। तो किसने डायरेक्शन दिया, पीएम ने। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को। सच इंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइक सिक्योरिटी ऑफ रेलवे ट्रैक्स। हो सकता है कहीं डर हो कि यहाँ रेलवे ट्रैक्स में कुछ खराबी है, यहाँ हमला हो सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देगी स्टेट गवर्नमेंट को। ऑल इंडिया सर्विसेज, इन इंडिया सर्टेन सर्विसेज आर ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक दी IAS, IPS। सेलेक्शन टू दीज सर्विसेज इज मेड बाय UPSC। देखिए आपने सुना होगा एग्जाम होता है UPSC, उसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये एक कमेटी है जो एग्ज़ाम कराती है कौन, IAS और IPS की। उसके बाद इसमें सिलेक्शन होता है लोगों का। IAS मतलब कलेक्टर, IPS मतलब पुलिस ऑफिसर की सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पोस्ट है। द सर्विस कंडीशन ऑफ दिस सर्विस आर डिसाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसे कितने घंटे काम करना है, उसकी सैलरी कितनी होगी, उसको अलाउंस कितने मिलेंगे, कितनी सर्विस उसे सर्विसेज अदर जो फैसिलिटीज़ है क्या क्या मिलेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बिसाइड सर्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट दिस ऑफिसर्स सर्व इन दी सेंट्रल फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे देखिए अब जो स्टेट जैसे IAS ऑफिसर किसी जिले का हुआ, ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपने शक्तिकांत दास का नाम सुना होगा। शक्तिकांत दास अभी RBI के गवर्नर हैं, पहले वो एक IAS ऑफिसर थे, ठीक है। तो पहले वो क्या समझो पर्टिकुलर एक जिले के IAS ऑफिसर थे, अब वो RBI के गवर्नर हैं। RBI तो पूरे देश का एक ही है, ठीक है। तो क्या होता है, बिसाइड सर्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट दिस ऑफिसर सर्व इन दी सेंटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है इन ऑफिसर को प्रमोट करके इनको काम करने को दिया जाए। दस द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द स्टेट। इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे, अब देखो IAS ऑफिसर आना तो एक जिले में है ना, पर सेलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और जिला तो किसी राज्य का होगा,
फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब मॉनेटरी टर्म्स में कैसे हेल्प करती है। मनी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम टैक्सेस इज इनसफिशिएंट, कभी कभी क्या होता है जो टैक्स मिलते हैं ना राज्य को, जो टैक्सेस का पैसा होता है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार ले सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है। इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनकम आर विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हेल्प कर सकती है, उनको उधार दे सकती है। द सेंट्रल गिव्स ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ज़रूरत पड़ती है तो उनको ग्रांट देती है, इट मीन्स मदद करती है। थ्रू सच ग्रांट्स द सेंट्रल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट, इस तरीके से भी सेंट्रल जो स्टेट के ऊपर एक पावर बनाए रखती है। पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू डिवाइड अ स्टेट और फ्रॉम वन स्टेट बाई इंटीग्रेटिंग टू स्टेट और सम पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट एंड फॉर्म अ न्यू स्टेट। अब आपने सुना होगा कि कभी भी कोई सिम लेने जाओ तो बोलते हैं कि ये एमपी छत्तीसगढ़ में फ्री है, क्यों? क्योंकि पहले एमपी छत्तीसगढ़ साथ था, अब वो अलग हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश का पहले कैपिटल था हैदराबाद, अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती और तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना कहाँ से आया? आंध्र प्रदेश से आया। तो दो स्टेट को देखा आपने कैसे इन्होंने अलग कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़रूरत के हिसाब से। The parliament has power to divide a state or from one state by integrating two state or some parts of this state and form a new state। दो स्टेट को जोड़ सकती है, दो स्टेट को अलग कर सकती है, या एक स्टेट को अलग करके दो बना सकती है। उसके पास पावर होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ ए स्टेट और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट। मेक लॉस ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट, वो लिस्ट में दिए गए जैसे कुछ मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स थे ना, इस पर स्टेट बनाएगी लॉस, इस पर सेंट्रल बनाएगी, इन मुद्दों पर सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाएगी। पर जिस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ इनेक्ट कर दिया, बना दिया है, तो वो फिर फाइनल हो जाएगा, फुल एंड फाइनल, उस पर फिर स्टेट लॉ नहीं बनाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम करने के लिए बोल देगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती है स्टेट गवर्नमेंट का काम पर करती खुद है। कैसे? इन केस वेयर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट डिक्लेयर्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ हमने देखा था ना, नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई भी मुद्दा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करेगी, बताएगी कैसा करना है। वैसे ही नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा होगा तो क्या होगा कि इन केसेस वेयर राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट डिक्लेयर्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ए सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी लॉ कैसे बनेगा, या वो ऐसा भी बोल सकती है स्टेट गवर्नमेंट तुम छोड़ो हम बनाएंगे लॉ। When the president declares emergency, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया किसी चीज़ को कि फ़ौरन ये काम होना चाहिए, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी नहीं चलाएगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बताएगी कैसे करना है। When the state is under president's rule and the legislative power of the state have been transferred to the parliament, अगर वो जो स्टेट है उसके पावर, वो जो स्टेट है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर है, पहली बात, या ऐसा हो सकता है लेजिस्लेटिव पावर जो है स्टेट के पार्लियामेंट को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। सीएम को बोला तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो डिसीजन लेगा इसके बारे में पार्लियामेंट लेगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट बीच में नहीं बोलेगी। अगर देखो पार्लियामेंट के हाथ में पावर सौंप दिया जाए, प्रेसिडेंट ने किसी चीज़ को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कैसे करना है। नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कैसे करना है। इफ़ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ पासेस अ रेजोल्यूशन, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खुद ऐसा कह रहा है दैट पार्लियामेंट शुड इनेक्ट अ लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खुद ऐसा बोल रहा है कि पार्लियामेंट को कहा जाए लॉ बनाने के लिए, हम नहीं बनाएंगे, होता है ना कि हो सकता है उसके बस की बात नहीं हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद बोला कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो इन सब मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर आगे प्रोसीजर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो इन तरीक़ों से सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चलती है स्टेट गवर्नमेंट पर। पार्ट 5 इज़ ओवर। थैंक यू।